नमस्कार दोस्तों। वेनेजुला देश में हमारे 600 मिलियन डॉलर फंसे हुए थे 2008 से। और जैसे ही यूएस ने वेनेजुला से सैंक्शंस को रिमूव किया, इंडिया ने कहा कि देखिए अब तो आपकी इकोनॉमी में जान आ गई है, ग्रो करने लग गई है, हमारे 600 मिलियन डॉलर वापस कीजिए। लेकिन वेनेजुला ने कहा सॉरी इंडिया, हमारे पास कोई कैश नहीं है। फिर इंडिया ने भी कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपके पास कच्चा तेल तो है, इस 600 मिलियन डॉलर के बदले में हमको क्रूड ऑयल दीजिए। और वेनेजुला भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है। वेनेजुला एग्रीज टू सप्लाई ऑयल टू इंडिया इन ली ऑफ पेंडिंग डिविडेंड, सेज पेट्रोलियम सेक्रेटरी। तो इस पूरी न्यूज को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में, जिसके माध्यम से ये क्रूड ऑयल भारत में आने वाला है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक पीएसयू है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप ऐसे समझिए ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम करती है। भारत की डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 70% हिस्सेदारी है, जबकि नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 84% हिस्सेदारी है ओएनजीसी की, जिसकी स्थापना 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। एंड द पीएसयू इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ओएनजीसी की कुछ सब्सिडरीज हैं जो कि विदेशों में भी काम करती है और भारत में भी काम करती है। सो ओवरसीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में आप देखोगे तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है। आज की न्यूज जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। आप यहाँ पे देख पाओगे, वेनेजुला हैज एग्रीड टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसको ओवीएल के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी कंपनी है, अर्थात सरकारी पैसा फंसा हुआ था। अभी पैसा फंसा कहाँ पे हुआ था? अब देखिए, जैसे ओएनजीसी भारत की सरकारी कंपनी है, इसी प्रकार वेनेजुला की भी एक सरकारी कंपनी है, पीडीवीएसए, पेट्रोलस डी वेनेजुला एसए करके। इन दोनों कंपनियों ने 2008 में मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया टू डेवलप ऑयल फील्ड इन वेनेजुला, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया द सैन क्रिस्टोबल फील्ड प्रोजेक्ट। मैं आपको बताऊं, सैन क्रिस्टोबल तरीबा स्टेट की एक कैपिटल है, और यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार हैं, रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं। और क्योंकि जो वेनेजुला देश है, वहाँ पे पूरे विश्व का 18.5% जो भंडार है वे मौजूद हैं, जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इसीलिए एक नया फील्ड यहाँ पे लगाया गया दोनों कंपनियों के द्वारा। और ओएनजीसी की इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी थी 40%, जबकि पीडीवीएसए की हिस्सेदारी 60% थी। शुरुआत में ओएनजीसी ने यहाँ पे 190 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। बाकी धीरे धीरे इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी था। तो इस इन्वेस्टमेंट के बदले में डिविडेंड मिलना चाहिए था ओएनजीसी को, लेकिन वेनेजुला एक सैंक्शन हिट कंट्री है। एक काफी लंबा इतिहास रहा है सैंक्शंस का, चाहे फिर यूएस के द्वारा लगाए गए हों, यूएन के द्वारा और यूरोपियन यूनियंस के द्वारा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिविडेंड मिलना चाहिए था हमारी कंपनी को, भारत को, वो नहीं मिल पाया, और जो प्रोडक्शन था उसमें भी कमी देखने को मिली। 2017 तक आते आते ऐसी हालत हो गई कि भारत की ओएनजीसी का 450 मिलियन डॉलर फंसा रह गया वेनेजुला में। आप देखिए, वेनेजुलाज पीडीवीएसए टू रोप इन कस्टमर्स टू पे 449 मिलियन डॉलर टू ओएनजीसी। लेकिन 2018 आते आते तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वेनेजुला ने होल्ड कर दी पेमेंट्स को। तो इंडियाज ओएनजीसी कहा कि हमारे पास पैसा अब नहीं है, क्योंकि 2017 में नए सैंक्शंस लगाए गए थे ओएनजीसी के वेनेजुला के ऊपर, और 2018 में भी सैंक्शन लगे, जो कि अब थोड़े बहुत लिफ्ट किए गए हैं 2023 में अक्टूबर महीने में। ठीक है, जिसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिविडेंड में भी कमी देखने को मिली। 2018 तक हमारा डिविडेंड बना था 530 मिलियन डॉलर, जो कि 2023 आते आते केवल 600 मिलियन डॉलर ही बन पाया। यहाँ पे आप देख पाओगे। तो इस 600 मिलियन डॉलर के बदले में अब हमको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, राइट। तो इंडिया ने कहा कि आप इस 600 मिलियन डॉलर को कैश में देने के बजाय हमको आप ऑयल दे दीजिए। तो वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और ये बात मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यूएस का कहना है कि देखिए, लैटिन अमेरिकन देश में, यानी कि इस नॉर्थ साउथ अमेरिका में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वे सभी के सभी स्पॉन्सर की जाती हैं वेनेजुला के द्वारा। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज वहां पे होते हैं, और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज जैसे गन कल्चर को प्रमोट करना, वो सब वेनेजुला से ही होता है। इसीलिए हम लोग इनको सैंक्शन लगा के रखते हैं। 2006 में नए सैंक्शन लगाए गए थे तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश के द्वारा। और इसके बाद से आप देखोगे
11 में सैंक्शन लगे, उसके बाद 2014 में नए सैंक्शंस लगे, 2015 में, 17 में और 18 में तो लगते ही रहे, राइट। और 2018 में इलेक्शन हुए थे वहां पे, 17 में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, फिर 18 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये प्रेसिडेंट हैं वेनेजुला के, इनका नाम है मार्डुओ करके। तो ये मार्डुओ जीते थे थोड़े बहुत मार्जिन से, 1.6% के मार्जिन से जीते थे अपने प्रतिद्वंदी से। लेकिन यूएसए ने कहा कि आप यहाँ पे धांधली करके जीते हो, आपकी ईवीएम यहाँ पे गड़बड़ है ईवीएम में, ठीक है, इसलिए आप जीत गए हो, तो हम लोग आप पे क्या करते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं। यूएस प्लेस न्यू सैंक्शंस ऑन वेनेजुला डे आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के अगले ही दिन सैंक्शंस लगा दिए। इकोनॉमी धड़ाम से आगे गिर गई, उनकी इकोनॉमी की कमर टूट गई, राइट। तो ड्यू टू द यूएस सैंक्शंस द प्रोडक्शन हैज फॉलन अबाउट 18,000 बैरल पर डे। इनका लक्ष्य था कि कम से कम यहाँ पे 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन आप देखिए कहां पर 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन होना था, लेकिन यहाँ पे आ जाता है, यानी कि एक राइज फॉल देखने को मिलता है प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में चली जाती है। ओएनजीसी ने फिर आगे यहाँ पे एग्री किया कि चलो ठीक है, 300 मिलियन डॉलर की अलग से और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसमें की जाएगी। शुरुआत में मैंने बताया 190 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई थी, फिर आगे चलकर 2017 के बाद 300 मिलियन डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट की जाती है इस प्रोजेक्ट में, टू स्टॉप द आउटपुट्स डिक्लाइन, राइट। और उस टाइम पे वर्मा जो हमारे ओएनजीसी के सीईओ थे, उन्होंने ऐसे बताई थी न्यूज, ये 2017 में पब्लिश हुई थी, राइट। तो यूएस इन सब वजह से, यूएस के सैंक्शंस की वजह से, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, एक्सपोर्ट ज्यादा न होने की वजह से इकोनॉमी, कई बार मैंने आपको बता चुका हूं, इकोनॉमी की कमर टूट गई, 8.3% की रेट से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, फिर यूएसए ने कहा कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन यहाँ पे करवाएंगे, फिर वेनेजुला ने कहा कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, पैसे के बिना इलेक्शन कैसे होगा, फिर इसीलिए अक्टूबर महीने में यूएसए ने सैंक्शंस को लिफ्ट किया। यूएसए लिफ्ट सैंक्शन, ब्रॉड सैंक्शंस अगेंस्ट वेनेजुला फॉर द 6 मंथ्स, ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिवाइव करे। ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी बहुत जान आई, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे देश हैं जो सोलेली रिलाई करते हैं इसी सेक्टर पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो सेक्टर है उसी पे रिलाई करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया, ओपेक कंट्रीज और ये वेनेजुला, है ना। तो इसीलिए यूएसए ने सैंक्शंस को रिमूव किया था, वो भी कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स पे। फिर ये न्यूज जैसे ही बाहर आती है, इंडिया अब देखिए हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे कहते हैं कि जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे, क्योंकि पहले हमने रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा था, तो अब हमको लगा कि वेनेजुला से जैसे सैंक्शन हटेंगे वो भी हमको डिस्काउंट भी देंगे और सस्ता यानी कि चीप ऑयल वहां से हमको मिलने वाला है। एंड इट इज ऑलवेज गुड व्हेन मोर सप्लाईज कम इनटू द मार्केट एंड वी विल बाय फ्रॉम वेयर एवर वी कैन गेट चीपर ऑयल, जहां से हमको सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। तो इंडिया ने ये न्यूज, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, हमारी जो रिलायंस कंपनी है एंड नायरा करके, नायरा ग्रुप, उन्होंने तो पहले स्लॉट बुक भी कर दिए हैं इस ऑयल को परचेज करने के लिए। इंडिया रिज्यूम इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम वेनेजुला, मैंने ये वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको समझाया था कि वेनेजुला एकमात्र लैटिन अमेरिकन कंट्री जो कि रसिया का की अलाई है उस क्षेत्र में, अब एक फ्रेंड से कंपटीटर के रूप में उभर रहा है केवल इस प्रकरण की वजह से। और मैंने बताया था कि किस तरीके से रूस और चीन को भारी नुकसान हो रहा है। अब मैंने बताया था, ये भी बताया था कि जो रसिया है वो उन्होंने डिस्काउंट दिया इंडिया को, $35 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंटेड ऑयल भी परचेज किया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो डिस्काउंट दिया था उसको 4 बैरल पर डे के हिसाब से कट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमने ऑयल परचेज करना रसिया से कम कर दिया। आप देखिए अक्टूबर 20 2023 की ये न्यूज है, क्योंकि टाइमलाइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रसिया मेक्स अब 40% ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स, डेंट्स ओपेक शेयर। उस टाइम तक हम एकमात्र देश रसिया ऐसा था जहां से 40% क्रूड ऑयल हम लोग परचेज कर पा रहे थे, बाकी जितना भी हम दूसरा, आप देखिए 60% केवल या तो हम भारत खुद हमारे देश में प्रोडक्शन कर पा रहे थे या फिर ओपेक कंट्रीज से ले रहे थे। लेकिन 31 अक्टूबर आते आते खबर क्या निकल के आती है, इंडिया आज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया फॉल इन अक्टूबर। अक्टूबर महीने में ये फॉल होता हुआ चला जाता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ जा रहे थे और इसीलिए हमने शिफ्ट कर दिया फिर सऊदी अरबिया पे।
इंडिया लवर्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ओवर हाई प्राइस इन अक्टूबर बाई मोर फ्रॉम सऊदी अरबिया। 2 नवंबर 2023 का यह आर्टिकल है। और अब लेटेस्ट न्यूज आप देखिए 3 जनवरी 2024 को क्या आती है कि इंडिया आज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्रॉप ऑन प्राइसिंग नॉट ड्यू टू पेमेंट ऑफ, पेमेंट संकट की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से हमने क्या किया है, वहां से कम खरीदना स्टार्ट किया है। रशियन ऑयल लॉसिंग कंपटीशन एज इन इंडिया एज प्राइसेस राइजेस। 4 जनवरी 2024 का यह आर्टिकल। ठीक है। तो रसिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्राइस जो है कि बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। $60 पर बैरल की जो प्राइस कैप लगाई गई थी G7 कंट्रीज के द्वारा, वो तो कब की क्रॉस कर चुकी है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अब आप जो है कि बैठे रहिए। हमारे यहाँ वेनेजुला आ गया है। सो वेनेजुला जैसे ही मार्केट में आता है तो हमारे लिए एक अच्छी खबर निकल के आती है कि अब हाँ सस्ता ऑयल हम लोग वहां से खरीद पाएंगे। और दूसरा मैंने बताया वेनेजुला जो सऊदी अरबिया है वहां से भी हम लोग थोड़ा बहुत अब खरीद पा रहे हैं। सऊदी अरबिया से तो राइज हुआ है। अब देखिए इंडिया इंक्रीजेज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरबिया एज रशियन परचेजेज फॉल टू 11 मंथ लो इन दिसंबर। ये भी 2 जनवरी 2024 का ही आर्टिकल है। ठीक है। तो पेमेंट इशू वाला जो न्यूज खबर निकल के आती है ना कि नॉट ड्यू टू पेमेंट ओज, मैं इसके बारे में भी आपको कई बार बता चुका हूं पिछली वीडियोज में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पेमेंट क्राइसिस ये था कि जैसे ही यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो यहाँ पे बोला गया यदि $60 पर बैरल की एक प्राइस कैप लगाई जाती है G7 कंट्रीज के द्वारा, यदि रशियन ऑयल $60 पर बैरल के प्राइस कैप से ऊपर चला जाता है तो रशिया जो है यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएगा, यूएस डॉलर में ट्रेड बिजनेसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ये $60 पर बैरल की प्राइस कैप को छू गया, उससे ऊपर चला गया। ठीक है। 64 चला गया था और अभी तो उससे ऊपर भी है। फिर यूएसए ने कहा कि अब आप जो होगी ट्रेड नहीं कर पाओगे यूएस डॉलर में, और इंडिया भी जितना भी ऑयल परचेज करेगा जो यानी कि जो प्रोडक्शन सॉरी जो प्रोडक्ट वहां से लेगा रसिया से, उसके बदले में यूएस डॉलर में हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमारे ऊपर भी दबाव आया। फिर एक नया रास्ता निकाला कि चलिए एक काम करते हैं, दिरहम में हम लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन दिरहम में पेमेंट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि यूएई की जो करेंसी दिरहम है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है यूएई, तो इसीलिए दिरहम वाला जो पेमेंट था वो मामला भी सेटल नहीं हो पाया। और रुपी रूबल एग्रीमेंट हम लोग बनाने वाले थे आरबीआई के द्वारा, लेकिन वो भी अब देखिए काम नहीं कर पाया, रुपी रूबल वाला पेमेंट भी। फिर रसिया ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जो है कि चाइनीज युआन में पेमेंट कर दीजिए। 10% आप चाइनीज युआन में कीजिए, बाकी रुपी में करिए और कुछ दिरहम में कीजिए। क्योंकि रुपी रूबल मैकेनिज्म इसीलिए नहीं बन पाया, रसिया ने कहा हमारे पास अरबों रुपये पड़े हुए हैं यहाँ पे और हमें नहीं पता कि उसका क्या करना है। इसीलिए ये रुपी रूबल मैकेनिज्म बन नहीं पाया। दिरहम में एफएटीएफ की वजह से नहीं कर पाए, और युआन में हम लोग करना नहीं चाहते क्योंकि इससे चाइनीज करेंसी ही मजबूत होगी, है ना। तो ये एक संकट था इसको लेकर, पेमेंट को लेकर। तो ये न्यूज थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्लियरिटी हुई होगी और चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज से यार एक लाइक करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब करके जाना यदि आप चैनल पे नए आए हो तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।